खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। साथियों, मैं परवीन मलिक गांव मदीना गोहाना से एक बार फिर हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर। और आज का हमारा शीर्षक है मीडिया, पत्रकारिता यानी संचार माध्यम। मीडिया को इतनी महत्वता वैसे नहीं दी गई। लोकतांत्रिक का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का असली में उस देश की दशा और दिशा को निर्धारित करने का मादा होता है। अगर हम बात करें भारत के गुलामी के इतिहास की, तो भारतवर्ष जब गुलाम था तो उस समय आवाज़ तो आज़ादी की देश के कोने कोने में थी, लेकिन उस आवाज़ को एक सूत्र में लाने का काम कहीं ना कहीं उस समय अखबारों ने और संदेशवाहकों ने किया। अगर मैं एक उदाहरण की बात करूं, जब शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में बम दागे थे तो वहाँ मकसद किसी को मारना या नुकसान पहुँचाना नहीं था, वहाँ एक संदेश था। क्योंकि वहाँ खड़े दो नौजवानों ने बाद में पर्चे भी फेंके थे असेंबली में। उसमें लिखा था कि हमें एक स्वराज्य देश चाहिए और एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण तथा एक राष्ट्र दूसरे देश का शोषण ना करे। तो साथियों, किसी भी आंदोलन का, क्रांति का मकसद एक संदेश होता है, क्योंकि बिना संदेश क्रांति और आंदोलन खड़े नहीं होते। उन संदेशों को चलाने में या कोने कोने तक पहुंचाने में पत्रकारिता और मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हमें उस समय पत्रकारिता के गुणवत्ता के कारण आज़ादी मिलने में एक बड़ा योगदान था। हमारे संदेश जो उस समय संदेश थे क्रांतिकारियों के, वो अलग अलग कोनों में पहुँचे। अब इसी प्रकार जो आज का माहौल है, मुझे लगता है कि पत्रकारिता अपने गुण खो चुकी है, क्योंकि पत्रकारिता का जो निस्वार्थ भाव है अब वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो एक चिंता का विषय पैदा जरूर होगा, क्योंकि क्या हो अगर मीडिया आपको तथ्य ना देकर आपको फैसले समझाने में लग जाए। क्या हो अगर मीडिया एक बिजनेस बन जाए, एक रोजगार बन जाए, एक धंधा बन जाए। क्या हो अगर सरकार खुद ही इन मीडियाओं का ग्राहक हो। क्या हो अगर आपको सही मुद्दों से दूर रखा जाए। और क्या हो जब आपको जो सोच आपकी खुद की लगती है वो सोच इस मीडिया की बनाई हुई निकले। तो उस समय आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्या हम कर सकते हैं। कम से कम एक नौजवान होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है हम एक जागृति लाएं और देश के युवा को एक संदेश दें कि हमको ज्ञान सोच समझ कर लेना चाहिए। घर बैठे बिठाए बिठाए ज्ञान कभी कभी नुकसान का भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं भारतीय मीडिया की रैंकिंग की, तो एक सर्वे के अनुसार भारतीय मीडिया 142वें स्थान पर पाया गया। कुल देश 180 थे, तो हमारा जो स्तर था वो काफ़ी नीचे पाया गया। और कमाल की बात यह है, लेबनान और अफ़गानिस्तान जैसे देश जहां कानून व्यवस्था को लगभग जीरो माना गया है, उनके मीडिया का स्तर हमारे मीडिया के स्तर से ज़्यादा बेहतर पाया गया। 2019 के इलेक्शन में जो एस्टिमेटेड बजट था मीडिया का वो 55,000 करोड़ था, और उसमें से 30-35,000 करोड़ तो डायरेक्ट ई मीडिया, सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया और कैंपेनिंग में खर्च होना था। इसी तरह कोबरा पोस्ट, जिन्होंने 36 ऐसे स्टिंग ऑपरेशन किए जिनमें यह बताया गया कि अगर आप किसी भी न्यूज़ चैनल को पैसे देके किसी प्रकार की भी न्यूज़ चला सकते हो, चाहे वो देश में दंगे करवाएं या देश में आगजनी हो, उससे भी मीडिया को परहेज नहीं है। क्या हो अगर हमारे देश में एक ऐसा सर्वे हो जिसे हम ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन के नाम से भी देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया कि जो देश के मुख्य 4 चैनल हैं जो डिबेट करते हैं, देश को समझाते हैं, उनमें हमारे असल मुद्दों को ना रखकर उन मुद्दों को रखा गया जो शायद किसी भी देश के लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखते। अर्थात रोजगार का जो मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, और जो अन्य मुद्दे हैं उनकी जो डिबेट हुई वो सिर्फ 1 या 2 डिबेट थी। बाकी डिबेट उन मुद्दों की थी जो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को देखते हुए या फिर बीजेपी की तारीफ की गई या फिर कांग्रेस की बुराई की गई। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, हर सरकार अपना काम करती है, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। लेकिन जब मीडिया इन सरकारों को चलाने लग जाए तो आपको समझना चाहिए कि हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। इस मीडिया पर भरोसा करना हमें ज़्यादा फायदे का सौदा। लेकिन ऐसा कैसे है कि इस मीडिया पर कंट्रोल क्यों नहीं है, मीडिया का कोई दायरा क्यों नहीं है? वैसे तो लोकतांत्रिक देश में मीडिया का दायरा होना जायज़ बात शायद नहीं है, लेकिन जिस तरह
जो ये माहौल बदल रहा है, जब करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है, तो मेरे ख्याल में मीडिया का दायरा बनता है, क्योंकि ये देश में संविधान सबके लिए एक संविधान है, हर एक के लिए संविधान अलग अलग नहीं हो सकता। तो जितनी आज़ादी किसी और की है उतनी आज़ादी मेरी भी बनती है कि मुझे क्या दिखाया जाए और मुझे क्या समझाया जाए। साथियों, अपने देश में अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पर तो कोई भी ऐसा कानून या एक्ट नहीं है जो मीडिया को कंट्रोल करता हो या ये स्पष्ट करे कि मीडिया क्या दिखा रही है वो गलत है और क्या दिखा रही है वो सही है। जबकि यूके और यूएसए में या किसी फॉरेन कंट्री में आई थिंक ऐसे कानून है। अगर मैं यूके की बात करूँ वहाँ ऑफकॉम है, यूएसए की बात करूँ वहाँ एफसीसी है, जो कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करता है। विदेशों में फिर भी सोशल मीडिया झूठ बोलता है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो मेन न्यूज़ चैनल है वो उसको ठीक करते हैं। लेकिन भारत में स्थिति हालात अलग हैं। यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया भी झूठ की पुलंदे हैं और सोशल मीडिया भी फेक न्यूज़ से भरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे माहौल में एक युवा का तो फर्ज बनेगा ही बनेगा, और लेकिन सरकार का ही फर्ज है कि मीडिया को एक रेस्ट्रिक्शन के साथ लागू करे ताकि इस देश में फेक न्यूज़। अगर मैं बात करूं आज के परिप्रेक्ष्य की, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। आज के टाइम पे हो क्या रहा है, अगर बीजेपी की किसी काम की तारीफ करनी हो तो उसके लिए अर्नब गोस्वामी बैठे हैं, और अगर बीजेपी की किसी काम की बुराई करनी हो तो हमारे रवीश कुमार जी बैठे हैं। इन दोनों पत्रकारों में खासियत ये है कि जो ये मुद्दे खुद उठाते हैं उनका ये पालन खुद नहीं करते। अगर मैं बात करूं अर्नब गोस्वामी की, उन्होंने आजकल एक मुद्दा उठाया नेपोटिज्म का कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन उनके खुद के न्यूज़ चैनल में उनकी वाइफ 2 डिपार्टमेंट में हेड है। दूसरी बात, जितने पत्रकार हैं ये कोई आम आदमी नहीं है, ये सब करोड़पति हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनके पॉलिटिकल लिंक नहीं है। अगर बात करूँ मैं अर्नब गोस्वामी की, इनके फादर फौज में थे, उसके बाद बीजेपी पार्टी में भी आए। इनके जो इन लॉज हैं वो असम में बहुत लंबे पद पर रहे हैं, बहुत तगड़े पद पर रहे हैं। अगर मैं बात करूं रवीश कुमार की, तो ये भी कोई आम आदमी नहीं है, करोड़ों की गाड़ी है इनके पास, इनकी इनकम करोड़ों में है। तो मुझे नहीं लगता कि इस आम जनता की उठाने के लिए इनमें इतना दम है या फिर ये निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। बात करूँ मैं रवि कुमार की दोबारा, रवीश कुमार का जो खुद का भाई है वो सेक्स रैकेट में आरोपी है, उसकी खबर रवीश ने कभी नहीं दिखाई क्योंकि वो उसे खुद का भाई है। लेकिन वैसे अगर किसी पार्टी की बुराई करनी हो तो रवीश सबसे आगे होता है। अगर फिर बात करूं अर्नब गोस्वामी की, अर्नब गोस्वामी कोई क्रांतिकारी नहीं है, करोड़ों रुपए कमाने वाला एक पत्रकार है जिसको आम जनता के मुद्दे नहीं पता। उसको ये पता है कि लोग भ्रमित कैसे होंगे, और जेल से निकलने के बाद पहला नारा भारत माता की जय। अब मैं आपसे पूछता हूँ, भारत माता की जय सबके लिए है, लेकिन वो व्यक्ति सुसाइड को उकसाने के केस में अंदर था जिसने कुछ रुपयों के कारण किसी आदमी को मरने पर मजबूर किया। वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोलते हैं कुछ करोड़ रुपए में से कुछ लाख तो बचे थे तो मरने का मुद्दा नहीं था। लेकिन मैं ये मानता हूँ जिस देश में गरीबी ज़्यादा हो वहाँ 1 लाख क्या 10,000 रुपये भी ना दिए जाए तो मरने का रीज़न हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, लेकिन एक युवा के नाते मेरा फर्ज है उन तथ्य को भी छेड़ा जाए जहाँ के पीछे काला इतिहास छुपा पड़ा है। अब मुद्दा ये है कि युवा क्या करे, एक आम नौजवान क्या करे। मुझे लगता है कि हमें अखबारों पर भरोसा ज़्यादा करना चाहिए बजाय विजुअल या ऑडियल मीडिया पर। उसके बाद हमें खुद भी पढ़ना चाहिए, हमें तथ्य के साथ का बातें करनी चाहिए, हमें फेक न्यूज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सरकारें मेरे ख्याल में मीडिया के हाथों बंधी हैं। मीडिया जो कर रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए है, और जनता का जो फ़ायदा नुकसान है उसकी अभी इनकी प्राथमिकता शायद है नहीं। तो साथियों, मैं आपको एक और बात बता दूं, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू होना गलत नहीं है बशर्ते वो तथ्य पर निर्धारित हो और किसी बेस पर टिका हो। धन्यवाद। मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग कोई भी फेक खबर शेयर ना करें, पहले पढ़ें, उसके बाद अपने तथ्य को रखते हुए उस पर कोई भी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।